भाग। 1 जुलाई का एक दिन शाम का समय था। सभरी गर्मी पड़ रही थी। एक नौजवान अपनी छोटी सी कोठरी से निकला, उसी गली में जहां वह रहता था। पुल की ओर वह इस तरह धीरे धीरे बढ़ा जैसे उसे कोई संकोच हो रहा हो। सीढ़ियों पर मकान मालकिन से मुठभेड़ नहीं हुई, इससे वह साफ बचकर निकल आया था। उसकी कोठरी एक 5 मंजिला ऊंचे मकान की एकदम ऊपर वाली छत के नीचे थी। कमरा ऐसा था मानो कोई अलमारी हो। मकान मालकिन, जिसने उसे यह कोठरी दे रखी थी, उसके ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती थी। वही उसे दोपहर का खाना देती थी, कुछ और भी सुविधाएं देती थी। लेकिन जब भी वह बाहर जाता तो उसे उसकी रसोई के सामने से होकर जाना पड़ता, जिसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। और उधर से गुजरते हुए हर बार उस नौजवान को झिझक भी होती थी और डर भी लगता था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर शिकन पड़ जाती थी और उसे शर्म महसूस होती थी। उसके ऊपर मकान मालकिन का इतना किराया बकाया चढ़ा हुआ था कि वह उससे मिलने से डरता था। इसकी वजह यह नहीं थी कि वह कायर या दब्बू था, बात उलटी ही थी। पर इधर कुछ समय से उसके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही बोझ था और वह इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि उसे अपने बीमार होने का भ्रम होने लगा था। वह अपने आप में इस कदर खोया रहने लगा था और अपने साथियों से इतना कट चुका था कि उसे न केवल मकान मालकिन से बल्कि किसी से भी मिलने में डर लगता था। गरीबी ने उसे पूरी तरह कुचल कर रख दिया था, तो भी इधर कुछ समय से उसे अपनी हालत पर कोई चिंता नहीं रह गई थी। उसने रोजमर्रा की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसमें अब उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह मकान मालकिन से, जो उसके खिलाफ कुछ भी कर सकती थी, कतई डरता नहीं था। लेकिन सीढ़ियों पर रोका जाना, उसकी छोटी मोटी बेसिर पैर की बातें सुनना, पैसों की अदायगी के तकाजे, धमकियां और शिकायतें सुनने की मजबूरी और बहाने खोजने के लिए अपने दिमाग पर जोर देना, टाल मटोल झूठ बोलना, नहीं, इससे अच्छा तो वह यही समझता था कि दबे पांव सीढ़ियों से नीचे खिसक जाए और किसी के देखे बिना वहां से चलता बने। लेकिन इस बार जब वह बाहर निकला तो उसे अपनी मकान मालकिन से सामना होने के डर का गहरा एहसास हुआ। मैं ऐसा काम करने की कोशिश करना चाहता हूं और फिर भी छोटी छोटी बातों से डरता हूं। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सोचा, सब कुछ तो आदमी के अपने ही हाथ में होता है और फिर भी वह बुजदिली की वजह से सब कुछ गंवा देता है। यह तो एक मानी हुई बात है। ये जानना भी कितना दिलचस्प होता है कि आदमी किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है। सबसे ज्यादा वह डरता है कुछ नया करने से, कोई नई बात कहने से। लेकिन मैं बकबक बहुत करता हूं और बकबक बहुत करता हूं, इसीलिए शायद कुछ करता नहीं। या शायद ऐसा न हो कि कुछ करता नहीं, इसलिए बकबक करता हूं। यूं बकबक करना मैंने इधर 1 महीने में ही सीखा है, अपनी माद में कई कई दिन पड़े रहकर सोचते हुए तमाम बेकार चीजों के बारे में। मैं इस वक्त वहां जा रहा हूं, क्या मैं वह काम कर पाऊंगा? क्या मैं संजीदा भी हूं, या यह सब महज अपना दिल बहलाने के लिए मेरी कोरी कल्पनाएं हैं? खिलौने, हाँ, शायद ये खिलौने ही हैं। सड़क पर बेपनाह गर्मी थी, फिर यह दमघोंटू हवा, शोरगुल, धूल, कीचड़ और पीत भूरे रंग की वह खास गर्मी वाली बदबू जिससे वे सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं, जो गर्मियों में वहां से कहीं बाहर नहीं निकल पाते। इन सब चीजों ने उस नौजवान के मानसिक तनाव को और भी असहनीय बना दिया था। उन शराब खानों से आने वाली असहनीय गंध, जिनकी संख्या शहर के इस हिस्से में औरों से कहीं ज्यादा थी, और नशे में चूर लोग जो उसे लगातार रास्ते में मिल रहे थे, बावजूद इसके कि आज काम का दिन था, इस तस्वीर के घिनौनेपन की रही सही कसर भी पूरी कर रहे थे। उस नौजवान के सुसंस्कृत चेहरे पर एक पल के लिए बेहद गहरी उदासी की झलक दिखी। लगे हाथ हम यह भी बता दें, वह बेहद खूबसूरत था। औसत से ज्यादा लंबा कद, गठा हुआ छरहरा बदन, सुंदर काली आंखें और गहरे सुनहरे बाल। यद्यपि वह गहरे विचारों में डूब गया था, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि उसका दिमाग किसी भी विचार से बिल्कुल खाली था। यह देखे बिना कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है, वह चलता जा रहा था और उसे वह सब देखने की कोई फिक्र नहीं थी। अपने आप से बातें करने की आदत की वजह से, जैसा कि उसने अभी अभी अपने आप से स्वीकार किया था, वह बीच बीच में कुछ बुदबुदाने लगता था। इन पलों में उसे यह एहसास होने लगता था
कि उसके विचार कभी कभी उलझ जाते हैं। वह बहुत कमजोर हो चुका था। 2 दिन से उसने शायद ही कुछ खाया होगा। वह इतने गंदे कपड़े पहने था कि जिस आदमी को मैले कुचैले रहने की आदत हो, उसे भी ऐसे चीथड़े पहनकर सड़क पर निकलने में शर्म आए। लेकिन शहर के उस हिस्से में कपड़ों की गंदगी पर किसी का ध्यान ही कहां जाता था। भूसा मंडी के नजदीक बदनाम इलाकों की बस्तियों और पीत भूरे रंग की दीवारों के बीचों बीच की इन सड़कों और गलियों में कारीगरों और दस्तकारों की धक्का मुक्की की वजह से सड़कों पर ऐसे ऐसे तरह तरह के लोग दिखाई देते थे कि कोई आदमी कितना ही अजीब क्यों न हो, उस पर किसी को हैरानी नहीं होती थी। लेकिन नौजवान के दिल में इतनी तिक्तता और इतनी धुतकार भरी हुई थी कि उसे सड़क पर अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से नौजवानी की तमाम नाजुक मिजाजी के बावजूद कोई उलझन महसूस नहीं हो रही थी। हाँ, अगर किसी जान पहचान के आदमी से या अपने किसी पुराने यार से उसकी मुलाकात हो जाती, जिससे मिलना उसे दरअसल किसी भी वक्त अच्छा नहीं लगता, तो बात दूसरी होती। फिर भी जब शराब के नशे में चूर एक आदमी, जिसे न जाने क्यों एक बड़ी सी और तगड़े घोड़े से खींची जा रही गाड़ी में कहीं ले जाया जा रहा था, अचानक उसके पास से गुजरते हुए उसकी ओर उंगली उठाकर अपने गले का पूरा जोर लगाकर चिल्लाया, अरे ओ जर्मन हैट वाले! तो वह नौजवान ठिठक गया। कांपते हुए हाथ से उसने अपनी हैट पकड़ ली। ये जर्मनी में बनी हुई ऊंची सी गोल हैट थी, लेकिन बिल्कुल घिस चुकी थी। इतनी पुरानी कि लगता था जैसे उस पर जंग लग गई हो। बिल्कुल फट चुकी थी और उस पर जगह जगह मैल के चकत्ते दिखाई पड़ रहे थे। उसकी कगार एक दूसरे से गायब थी और वह एक तरफ बहुत बेढंगी झुकी हुई थी, लेकिन शर्म ने नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही दूसरी भावना ने, जो भय से मिलती जुलती थी, उसे आ दबोचा। मुझे मालूम था, वह बुदबुदाया। पहले ही सोचा था मैंने। सबसे बुरी बात यही है, ऐसी ही जरा सी नादानी से, इतनी छोटी सी बात से बना बनाया सारा खेल बिगड़ सकता है। देखा ना, सबका ध्यान मेरी हैट की ओर जा रहा है। ये देखने में लगता ही इतना बेतुका है कि किसी का भी ध्यान उस पर जाए। अपने इन चीथड़ों पर मुझे पहननी चाहिए थी कोई पुरानी छपटी नान जैसी टोपी, न कि यह बेहुदा चीज। ऐसा हैट तो किसी को भी नहीं पहनना चाहिए जो मील भर दूर से नजर आए, जो याद रह जाए। असल बात तो यही है कि यह लोगों को याद रहेगी और इससे उन्हें सुराग भी मिलेगा। इस काम के लिए तो होना यह चाहिए कि आदमी नजर में जितना कम आए उतना ही बेहतर। यही छोटी छोटी बातें तो असल चीज होती हैं। ऐसी ही छोटी छोटी बातों से हमेशा सब कुछ तबाह होता है। उसे ज्यादा दूर नहीं जाना था। वह तो ठीक ठीक जानता था कि उस मकान के दरवाजे से वह जगह कितने कदमों की दूरी पर है। 730। एक बार जब वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था, उसने ये कदम गिने भी थे। उस वक्त उसे अपने इन सपनों पर कोई भरोसा नहीं था। वह तो बस उनकी भयानक और मनमोहक विचित्रता से अपने मन को उकसाता रहता था। लेकिन अब 1 महीने बाद वह उन्हें बिल्कुल दूसरे नजरिए से देखने लगा था। अब वह सोचता था कि शायद यह कोई दीवा स्वप्न नहीं, बल्कि एक ठोस व्यवहारिक योजना थी। हालांकि अपने अंदर की कमजोरी, अपनी झिझक और अनिश्चितता को लेकर उसने खुद से कई बार कड़वी बातें भी कही थीं। फिर भी अब उसे लगने लगा था कि शायद वही पागल सा सपना ही उसकी असली राह बन सकता है। क्या वह सच में इस काम को पूरा कर पाएगा? अब वह निश्चित रूप से उसी रहस्यमयी योजना की ओर बढ़ रहा था और हर कदम के साथ उसका जोश, उसका तनाव और उसका दिल की धड़कन सब तेज होते जा रहे थे। जब वह उस बड़े से पुराने मकान के पास पहुंचा, जिसके सामने एक ओर नहर बह रही थी और दूसरी तरफ सड़क फैली हुई थी, उसका दिल डूबने लगा। घबराहट ने उसे भीतर तक हिला दिया था। ये वही मकान था जिसके छोटे छोटे हिस्से किराए पर दे दिए गए थे और उनमें तरह तरह के लोग रहते थे। दर्जी, ताले बनाने वाले, बावर्ची, कुछ मजदूर वर्ग के परिवार और कुछ ऐसी औरतें जो किसी तरह अपनी रोजी कमाती थीं। छोटे दुकानदार, ठेले वाले और नीचे के हिस्से में हर वक्त आती जाती आवाजें। दोनों दरवाजों और लंबे गलियारों में लगातार हलचल रहती थी। 3-4 चौकीदार भी थे जो दरवाजों पर बैठे पहरा देते रहते। लेकिन आज वह नौजवान खुश था। खुश इसलिए कि उनमें से किसी से भी उसका सामना नहीं हुआ।
सबकी नजरों से बचता हुआ वह फौरन दाहिनी तरफ के दरवाजे में घुस गया और पिछली सीढ़ियां चढ़ने लगा। ये वही पिछली अंधेरी और संकरी सीढ़ी थी जिसे वह पहले से जानता था। हर मोड़, हर मुड़ाव उसे याद था। ये जगह उसे किसी अजीब सी राहत देती थी, क्योंकि ऐसे अंधेरे में किसी की भी नजर से डरने की जरूरत नहीं थी। वह बुदबुदाया, अगर मुझे अभी इतना डर लग रहा है तो तब क्या होगा जब मैं सच में वो काम करने जाऊंगा। चौथी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते यह सवाल उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया और उसके पांव कुछ पल को वहीं थम से गए। सीढ़ियों पर ऊपर जाते हुए उसका रास्ता कुछ पल के लिए रुका, क्योंकि वहां कुछ कुल्ली खड़े थे जो एक फ्लैट से सामान बाहर निकाल रहे थे। वह पहचान गया, ओह, ये तो वही जमीन मूल का क्लर्क है जो सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसे याद आया कि यही आदमी अपने परिवार के साथ चौथी मंजिल के उस छोटे फ्लैट में रहता था। उसने मन ही मन सोचा, तो यह जमीन अब यहां से जा रहा है, मतलब इस सीढ़ी की तरफ चौथी मंजिल पर अब उस बूढ़ी औरत के अलावा कोई नहीं बचेगा। खूब, ये तो और भी अच्छा हुआ। इतना सोचकर उसने बूढ़ी औरत के फ्लैट की घंटी बजा दी। घंटी से जो आवाज आई वह बहुत हल्की, लगभग फुसफुसाहट जैसी थी, मानो तांबे की नहीं, टिन की बनी हो। वह इस आवाज को जैसे भूल ही गया था, और अब जब यह फिर उसके कानों में पड़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी दबाई हुई याद अचानक सामने आ गई हो। वह चौंक गया, उसकी नसें तन गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। तनाव अब पूरे शरीर में फैल चुका था। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से बूढ़ी औरत ने संदेह और अविश्वास भरी नजरों से उसे देखा। अंधेरे में बस उसकी छोटी चमकती आंखें ही साफ दिख रही थीं, लेकिन गैलरी में लोगों की आवाजाही देखकर शायद उसे कुछ भरोसा हुआ और उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। नौजवान धीरे से अंदर आया। वह छोटा सा बरामदा था जिसे एक पर्दे से रसोई से अलग किया गया था। बूढ़ी औरत उसके सामने चुपचाप खड़ी रही। उसकी नजरों में सवाल थे और थोड़ी सतर्कता भी। वह दुबली पतली, झुर्रियों से भरी, करीब 60 साल की औरत थी। चेहरे पर तीखी, लगभग शिकारी जैसी नजर, नाक छोटी और नुकीली, और आंखों में एक ऐसी चमक जिसमें जिज्ञासा से ज्यादा कोना भरा हुआ था। उसके बेरंग, कुछ कुछ भूरे बालों में तेल इस तरह छुपड़ा था मानो कई दिनों से धोए ही न गए हों। उसने सिर पर दुपट्टा भी नहीं बांधा था, जिससे उसका चेहरा और भी उजला और हड्डीदार लग रहा था। लंबी पतली गर्दन जो किसी मुर्गी की टांग जैसी लगती थी, उसके चारों ओर फलालैन का एक फटा पुराना टुकड़ा लिपटा हुआ था, और गरीबी की हालत में भी उसने अपने कंधों पर फर का एक सड़ा हुआ लबादा डाल रखा था, जो इतना पुराना था कि अब उसका रंग पीला पड़ चुका था। हर सांस के साथ वह खांसती और कराहती जा रही थी, मानो उसके अंदर का हर जोड़ दर्द से कराह उठा हो। नौजवान ने उसे ध्यान से देखा। उसकी नजरों में एक पल को अजीब सा भाव उभरा, शायद तिरस्कार या शायद हैरानी। लेकिन बूढ़ी औरत ने जब उसकी आंखों में यह झलक देखी तो उसके भीतर फिर से वही पुराना अविश्वास चमक उठा, वही सतर्कता जो एक उम्र के तजुर्बे और शक से पैदा होती है। मैं रस्कोल्निकोव हूं, नौजवान ने झिझकते हुए कहा। पढ़ाई करता हूं, यहां 1 महीना पहले ही आया था। उसकी आवाज में अनजाने में ही एक अकड़ थी, पर तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि उसे जरा ज्यादा विनम्र होना चाहिए। मुझे याद है जनाब, बूढ़ी औरत ने ठंडे मापा हुआ स्वर में जवाब दिया। वह हर शब्द को ऐसे बोल रही थी जैसे तौल रही हो। उसकी तीखी, जांचती हुई नजरों ने अब तक उसके चेहरे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। और अब मैं फिर उसी काम से आया हूं, रस्कोल्निकोव ने जल्दी से कहा। बूढ़ी औरत के उस अविश्वास भरे भाव ने उसके अंदर बेचैनी भर दी थी। वह मन ही मन बड़बड़ाया, शायद यह हमेशा ऐसी ही रहती होगी। पिछली बार मैंने गौर नहीं किया था। कुछ पल तक वह चुपचाप उसे देखती रही, फिर जरा सा हटी और धीमे से कमरे की ओर इशारा करते हुए बोली, अंदर आइए जनाब। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर पीला कागज मढ़ा हुआ था, खिड़कियों पर मलमल के हल्के पर्दे लटके थे और खिड़की की चौखट पर जरानियम के पौधे रखे थे। डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणें
भीतर आकर सब कुछ नर्म उजाले से भर रही थीं। तो उस दिन भी सूरज ऐसे ही चमक रहा था। रसकोल्निकोव के मन में यह ख्याल बिजली की तरह कौंधा। उसने तेजी से नजरें घुमाई, कमरे की हर चीज को ध्यान से देखा। वह हर वस्तु की जगह याद कर लेना चाहता था, मानो कोई नक्शा खींच रहा हो। सारा फर्नीचर पुराना था, किसी फीकी सी लकड़ी का बना हुआ। एक पुराना सोफा था जिसकी टेक थोड़ी झुकी हुई थी। उसके सामने एक अंडाकार मेज रखी थी। खिड़की के बीचों बीच एक ड्रेसिंग टेबल थी जिस पर एक धुंधला सा आईना टंगा था। दीवारों पर पीले फ्रेम में कुछ सस्ती तस्वीरें लगी थीं, जिनमें कुछ जर्मन सुंदरियां कांच के कंगन पहने खड़ी थीं। कोने में एक छोटी सी मूरत रखी थी जिसके सामने धीमी लौ में दिया जल रहा था। हर चीज पर एक अजीब सी चमक थी। फर्श, फर्नीचर, सब पर मानो किसी ने अभी अभी पॉलिश की हो। रसकोल्निकोव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। यह सब लिजावेटा का काम होगा, उसने सोचा। रास्कोल्निकोव जिस कमरे में गया था वहां सब कुछ इतना साफ सुथरा था कि धूल का एक कण तक नहीं दिखता था। उसने सोचा, ऐसी सफाई तो किसी चिड़चिड़ी बूढ़ी विधवा के घर में ही मिल सकती है। उसने चोरी छिपे नजरें दौड़ाईं। एक छोटे कमरे में बिस्तर और अलमारी थी, वहीं बूढ़ी औरत रहती थी। वह कमरा उसने पहले कभी ठीक से देखा नहीं था। बूढ़ी ने कठोर आवाज में पूछा, क्या चाहिए? रास्कोल्निकोव ने झिझकते हुए जेब से पुरानी चांदी की घड़ी निकाली। मैं इसे गिरवी रखने आया हूं। लेकिन बूढ़ी ने ताना मारा कि पिछली गिरवी की मियाद तो खत्म हो चुकी है। वह बोला, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं ब्याज भी चुका दूंगा। बूढ़ी बोली, यह मेरे मन पर है कि मोहलत दूं या चीज बेच दूं। रास्कोल्निकोव ने पूछा, इस घड़ी का कितना दोगी, अलियोना इवानोवना? बूढ़ी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ऐसी बेकार चीजों की कीमत ही क्या लगेगी? पिछली बार तुम्हारी अंगूठी के 2 रूबल दिए थे और वैसी ही नई अंगूठी 1.5 रूबल में मिल जाती है। वह बोला, यह मेरे पिता की यादगार है, 4 रूबल दे दो, जल्द ही छुड़ा लूंगा। बूढ़ी ने ठंडे स्वर में कहा, 1.5 रूबल, और वो भी ब्याज काटकर। रास्कोल्निकोव गुस्से में चीख पड़ा, 1.5 रूबल? लेकिन उसने खुद को संभाला, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बूढ़ी चाबियां लेकर अंदर गई। वह अलमारी खोलने की आवाज सुनता रहा और उसके दिमाग में कई शक और विचार आने लगे। सब चाबियां वो दाहिनी जेब में रखती है, उनमें से एक बड़ी है, जरूर किसी तिजोरी की होगी। तभी उसने खुद को डांटा, क्या गंदे ख्याल हैं ये। वो लौटी और बोली, ये लो पैसे, ब्याज काट कर 1.5 रूबल में से 35 कोपेक घटाए हैं, तो लो 1 रूबल और 35 कोपेक। रास्कोल्निकोव ने कुछ नहीं कहा। उसने पैसे लिए और उसे ध्यान से देखा। वो कुछ कहना चाहता था पर खुद भी नहीं जानता था कि क्या। उसने बस इतना कहा, शायद कुछ दिन में एक और चीज लाऊंगा, चांदी का सिगरेट केस। वह बोली, ठीक है, जब लाओगे तब देखेंगे। निकलते समय उसने अनायास पूछा, आप हमेशा अकेली रहती हैं? आपकी बहन नहीं रहती यहां? वो झुंझलाई, आपको क्या मतलब? वह हंसकर बोला, बस ऐसे ही पूछ लिया, और बाहर निकल गया। सीढ़ियां उतरते हुए उसके भीतर उथल पुथल मच गई। अचानक बीच में रुक गया, जैसे कोई भयानक ख्याल दिमाग में कौंध गया हो। सड़क पर पहुंचते ही उसने खुद से कहा, हे भगवान, ये कितना घिनौना है। क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूं? नहीं, ये सब बकवास है, सरासर बकवास। ऐसी बेवकूफी भरी बात मेरे दिमाग में कैसे आई? और मेरा दिल भी कैसी गंदी गंदी बातें सोचने लगा, सरासर गंदी, घृणित, नफरत से भरी। और पूरे 1 महीने से उसके अंदर जो तूफान उठ रहा था, उसे कोई शब्द, कोई चीख, कुछ भी रोक नहीं सकता था। बुढ़िया के घर जाते समय नफरत की जो भावना उसके दिल को झकझोर रही थी, अब इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने अपने आप को समझ ही नहीं पाया कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह शराब के नशे में चूर किसी शख्स की तरह सड़कों पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन उसके पास से गुजर रहा है और कौन उससे टकराकर आगे बढ़ गया। उसे तब होश आया जब वह अगली सड़क पर पहुंच चुका था। चारों ओर नजर दौड़ाई और पता चला कि वह एक शराब खाने के पास खड़ा है, जहां सड़कों की पटरी से तहखाने तक सीढ़ियां जा रही थीं।
उसी समय दो शराबी बाहर निकले और दरवाजे पर एक दूसरे को गालियां देते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। बिना कुछ सोचे समझे वह फौरन सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उस समय तक वह कभी किसी शराब खाने में नहीं गया था, लेकिन शराब के नशे और चक्कर से उसका सर घूम रहा था और गले में सूखापन महसूस हो रहा था। ठंडी बियर पीने को उसका जी बेताब था। उसने सोचा कि शायद यह कमजोरी और भूख की वजह से है। वह अंधेरे और गंदे कोने में एक छोटी सी मेज के पास जाकर बैठ गया। बियर मंगाई और पहला गिलास एक सांस में गटक लिया। फौरन उसे कुछ राहत मिली और सोचने की शक्ति साफ हो गई। बकवास है ये सब, उसने आशापूर्वक कहा। इस सब में कोई वास्तविकता नहीं। ये सब शरीर की कमजोरी की वजह से है। बस एक गिलास बियर, सूखी रोटियां और थोड़ी ताजगी और दिमाग पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया, इरादा पक्का हो गया। छह, ये सब कैसी टूटी फूटी बातें हैं। लेकिन सारे उथल पुथल के बावजूद अब वह खुश दिखाई दे रहा था, मानो किसी भयानक बोझ से अचानक मुक्त हो गया हो। बड़े आराम के भाव से उसने कमरे में बैठे लोगों पर नजर डाली। फिर भी उसके मन में थोड़ी धुंधली सी आशंका थी कि शायद यह सुखमय एहसास असली नहीं है। शराब खाने में उस समय बहुत कम लोग थे। उन दो शराबियों के अलावा जो उसे सीढ़ियों पर मिले, बाहर 5 आदमी और एक लड़की चली गई थी। उनके जाने के बाद कमरे में शांति छा गई और वह कुछ खाली खाली सा महसूस करने लगा। शराब खाने में बचे लोगों में एक आदमी था जो देखने में दबंग और गंभीर लगता था। उसने शराब थोड़ी बहुत पी रखी थी, लेकिन अत्यधिक नहीं। सामने बियर का बड़ा मग रखा था। साथ में एक लंबा चौड़ा सफेद दाढ़ी वाला आदमी था जिसने छोटा चुस्तदार कोट पहना हुआ था। वो थोड़ी देर बाद सो गया और बीच बीच में अपनी उंगलियां छटकाने लगता। उसकी बाहें पूरी फैल चुकी थीं और जब वह कोई धुन गुनगुनाने की कोशिश करता तो धड़ बिच पर इधर उधर हिलने लगता। वह यादों में खो गया था। बीवी के लिए पूरे साल की यादें दोहराता, फिर अचानक जाग कर गाने लगता, लेकिन उस पल भी कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका साथी खामोश इन सब उथल पुथल को विरोध और अविश्वास के भाव से देख रहा था। कमरे में एक और आदमी था जो देखने में मानो कोई कड़ा सरकारी कर्मचारी लगता था। वह सबसे अलग बैठा, बीच बीच में मग से शराब लेता और एक नजर आसपास बैठे लोगों पर डालता। ऐसा लगता था कि वह भी किसी बात पर चिंतित और विचलित है।